चैप्टर 7th क्लास की हिस्ट्री आर पास्ट 2 का। इस चैप्टर में हमें ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में और साथ में जो सेटल्ड कम्युनिटीज हैं उनके बारे में जानने मिलने वाला है। याद करिए हम कहां तक कवर कर चुके हैं। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया, हमने ट्रेडर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने टाउन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने मुगल्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम 7th चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ट्राइब्स के बारे में। आपकी कुछ ट्राइब्स हैं जो जनजातियां हैं उनके बारे में बात की जाएगी, जो नोमैड्स हैं जो बंजारे की तरह अपना जीवन जी रहे हैं उनके बारे में, और एक सेटल्ड कम्युनिटी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आप किस तरीके से इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं ये यहाँ पर दिया है। ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में हम जानने वाले हैं, जो बड़ी सिटीज से दूर दूर रहने वाले हैं, जो हिंटरलैंड्स में रहने वाले हैं, जो जंगलों के पास पहाड़ों के पीछे रहने वाले हैं, उस तरीके के लोगों के बारे में, उन जनजातियों के बारे में हमें जानने मिलने वाला है। हमें पता चलेगा कि ट्राइबल पीपल कौन थे, इनकी जानकारी मिलने वाली है। हमें नोमैड्स के बारे में, बंजारे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, मोबाइल पीपल कहते हैं आप जिनको, उनका जीवन कैसे होता था इसके बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में। आपकी सोसाइटी के बारे में पता चलने वाला है, किस तरीके से नई नई जातियां आ रही थी, न्यू कास्ट वर इमर्जिंग, और यहाँ पर न्यू कास्ट के साथ एक हायरार्की भी रिप्रेजेंट की जा रही थी इन कास्ट सिस्टम में, उसको भी पढ़ेंगे। आप काफी गहराई से, काफी नजदीक से देखने वाले हैं गोंड्स को, जो एक प्रकार की प्रजाति है, एक ट्राइबल ग्रुप है, और साथ में अहोम्स को देखने वाले हैं। काफी क्लोजली हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अब आप देखिए एक तरफ कंट्री में क्या चल रहा है। कंट्री में आप देखने वाले हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई जा रही है। चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बात करें, फिर आप मुगल्स की बात करें, हर जगह सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें या फिर इकोनॉमिक। पर उसी तरफ दूसरी जगह आप देखने वाले हैं जहां पर सोशल चेंजेस इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे। ये आपके जो सोशल चेंजेस हैं वो हर जगह को पेनिट्रेट नहीं करने वाले हैं, हर जगह एक से चीजें नहीं रहने वाली। आपने सोसाइटी को देखा किस तरीके से उसको बांट दिया गया था, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोसाइटीज बटी हुई थी। चाहे आप बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या फिर आप उसके पहले अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तब भी। लेकिन एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसा सेक्शन था जो इस डिवीजन से अनछुआ था, जिनको इस डिवीजन से कोई लेना देना नहीं था। आप देखने वाले सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी को पहले से ही डिवाइड कर दिया गया था आपके वर्ना सिस्टम में। याद करिए हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में 6th क्लास की एनसीईआरटी में रिवाइज किया है। मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड बताया था, उसके बाद मैंने लेटर वैदिक पीरियड बताया, जिसमें आपका जो वर्ना सिस्टम है ये कंसोलिडेट होता है और रिजिडिफाई हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से ब्राह्मण्स ने एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए, अपनी जो सोसाइटी है उसको वर्ण में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा डिफरेंसेस हुआ करते थे ऊंच और नीच में, हायर और लोअर हुआ करते थे। जो आपके ब्राह्मण है वो लर्नेड कहलाएंगे, वो ऊंचे कहलाएंगे, और जो क्षत्रिय है वो आपके रूलिंग क्लास कहलाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो अमीर होने वाले हैं, उनके पास वेल्थ आने वाली है, वेल्थ एक्यूमुलेशन होने वाला है। दूसरी तरफ सोसाइटी में आप देखेंगे जो शूद्र है उनकी स्थिति काफी खराब होने वाली है, वो काफी गरीब होने वाले हैं। और ये जो फ्यूड है, ये जो फर्क है अमीरी और गरीबी का, ये निरंतर समय के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली सल्तनत में भी यही कहानी चली, और यहां पर आप देखने वाले हैं ये जो सिस्टम है, ये जो डिफरेंस है, ये हायरार्की के साथ बढ़ता ही जा रहा था। ये आपकी मेन फ्रेम सोसाइटी में चल रहा था। उसकी दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटी में इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं था। इस तरीके के जो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटी के डिफरेंस है, वो आपको देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई गई है जो आपके संथाल पेंटर्स ने बनाई है। संथाल के टाइम पे ये पेंटिंग की गई है और एक स्क्रॉल में की गई थी। अब मैं आपको स्क्रॉल बताऊं तो स्क्रॉल कपड़े का या कागज का हो सकता है। उसको एक बैम्बू स्टिक के ऊपर आप लपेट देंगे और जब आप उसको खींचेंगे तो आपको एक पूरी पेंटिंग दिखेगी, और बाद में आप उसको रैप करके रखेंगे तो आपको वो एक जैसा पोस्टर होता है उस तरीके से आपको दिखेगा कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ये ले लेता था। तो ये आपको स्क्रॉल देखने मिल रहा है संथाल पेंटिंग का, जहां पर ट्राइबल डांस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये ढोल बजा रहे हैं, बढ़िया से ढोल ताशे बज रहे हैं, और ये महिलाएं जो है ये डांस करेंगी, और महिलाएं पुरुष दोनों डांस कर रहे हैं, कपल डांस चल रहा है यहाँ पर। अब हम देखें बड़ी सिटीज के अलावा जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनकी जानकारी लेते हैं। आप देखने वाले बहुत सी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर आपका जो डिफरेंस है, जो सिस्टम में, जो सोसाइटी में डिफरेंस है, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। जो आपके ब्राह्मण्स रिचुअल्स या रूल्स प्रेस्क्राइब करते थे उनको फॉलो नहीं किया जाता था। यहां पर आप देखने वाले हैं जो मेंबर्स होंगे आपके कम्युनिटी के, उनको इक्वल माना जाता था, वो यूनाइटेड रहते थे और अपने किनशिप से, अपने रिलेटिव्स, किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन या फिर क्लोज रिलेशन, किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, जैसे आप किथ एंड किन्स कहते हैं, मतलब आपके जो आसपास वाले आपके जो रिलेटिव्स हैं उस तरीके से। तो ये जो ट्राइबल्स होते थे ये यूनाइटेड रहने वाले हैं, इनके अंदर किंगशिप के बॉन्ड होंगे, किनशिप जो आपके रिश्तेदारों से बॉन्ड हुआ करते थे। आप देखने वाले किस तरीके से ये अपना रोजमर्रा का जीवन जिएंगे, किस तरीके से अपना खर्चा चलाने वाले। ये पर्टिकुलरली या तो एग्रीकल्चर करेंगे या फिर हंटर गैदरर या फिर हर्डर्स की तरह अपने जीवन बिताएंगे।
हर्डर्स आपको याद होगा, मवेशियों को पालना, उनको चराना और उनसे अपना जीवन वहन करना। साथ में हंटर गैदरर्स भी हम समझा चुके हैं आपको। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें काफी क्लियरली समझाया था कि हंटर गैदरर्स क्या होते हैं, हर्डर्स क्या होते हैं, और एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस के बारे में भी हमने आगे आपको बताया था। आप देखने वाले हैं कहीं कहीं आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज मिलने वाली है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और इस एरिया को, ये जो एरिया जहां पर ये रहने वाले हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफी रिच था, जिसकी वजह से इनके जीवन में नेचुरल रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर थे नेचुरल रिसोर्सेज। इनके जीवन की बात करें, इनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो जनरली ये नोमैडिक थे। नोमैडिक का अर्थ ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ये एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। आप जो कहते हैं एक तरीके से जो सेटल लाइफस्टाइल होती है, आप सेटल हो जाते हैं एक जगह, वो चीजें नहीं करा करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहेंगे, ऐसी ट्राइब हुआ करती थी। आप देखने वाले ट्राइब में जो ट्राइबल ग्रुप है वो लैंड को कंट्रोल करेगा और जो पेस्चर को कंट्रोल करेगा, जो चरने वाले जो जगह है जहां पर जो जानवर चरे जाएंगे उस जगह को ये साथ में ग्रुप में कंट्रोल किया करते थे। यहाँ पर आप देखने वाले हैं जो हाउस होल्ड है उनके भी अपने अपने रूल्स हुआ करते थे और उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता था। इस तरीके के ट्राइब्स आपके पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे, पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखने मिलते हैं। चाहे आप जंगलों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, रेगिस्तान की बात करें या फिर और भी अन्य जगहों की बात करें, हर जगह आपको इस प्रकार के ट्राइब्स देखने मिलते थे। कहीं कहीं आप देखने वाले हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ आपका कास्टिज्म चल रहा है, एक तरफ आपका कास्ट डिफरेंसेस है, दूसरी तरफ आपके जो ट्राइब्स हैं उनमें नो कास्ट डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूरतों के लिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस के लिए एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। साथ में इनमें कहीं ना कहीं अगर कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटी पावरफुल है तो वो इनको सप्रेस करने की कोशिश करती थी, अपनी अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने की, एम्फेसाइज करने का प्रयास करेगी, जिसकी वजह से इनके बीच में टसल होने वाला है। और टसल के बाद जो आपके ट्राइबल्स हैं ये हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम को रिटेन करके रखते थे, अपनी आजादी बनाए रखते थे। साथ में इनका जो कल्चर होने वाला है उसको भी ये प्रिजर्व करके रखते थे। ये चीज हमें किताब में पता चलती। साथ में आपको पता चलता है कि जो आपकी ट्राइबल सोसाइटी है और जो आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो अपनी अपनी जरूरतों के लिए भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर थी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी। ये चीज आपको समझ में आने वाली है। आपको रिलेशनशिप देखने वाले हैं, एक तरफ आपको रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है, एक तरफ यहाँ पर आपको विवाद देखने वाला है, द्वंद्व देखने वाला है, दूसरी तरफ आपको डिपेंडेंस देखने वाली है। तो दोनों तरीके से एक बैलेंस बनाकर चला जा रहा था आपके ट्राइबल सोसाइटी में, साथ में कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। आप देखिए कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं ट्राइबल्स के बारे में, वो भी उनके किताबों से नहीं पता चलने वाली, उनके बारे में लिखा नहीं गया कहीं। उनके लिए जो रिटन इन्फॉर्मेशन है, कॉइन्स या फिर जो इंस्क्रिप्शंस जिससे हमें मेजर सोसाइटी के बारे में पता चलता है, वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ ट्राइबल से नहीं मिलने वाली। लेकिन हमें जो ट्रैवलर से या फिर हिस्टोरियन से पता लगने वाला है वो हमें उनके जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उनसे पता लगने वाला है। आज आप देखिए कहां पर इनके जो रिकॉर्ड्स नहीं लिखे गए, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आई कि आपको इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ इनका एक रिच कस्टम होगा, इनके ओरल ट्रेडिशंस होते थे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करने वाले। इनकी जो पूजाएं होने वाली हैं, इनके जो डांस होने वाले हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते हैं और इन्हीं ओरल ट्रेडिशंस को आज स्टडी किया जाता है। इन्हीं ओरल ट्रेडिशंस को आज स्टडी करके आप देखने वाले हैं आपके हिस्टोरियंस ट्राइबल्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इनकी जो टेरिटरीज कंट्रोल में ली थी या जो भी इनके लाइफस्टाइल थी उन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देखने वाले कुछ जो ट्राइबल्स होंगे वो धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे और एक बड़े साम्राज्य में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेंगे। किताब में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का नाम दिया है, जैसे पंजाब में खूखा ट्राइब नाम से थी, उसके बारे में बताया कि खूखा ट्राइब जो होती थी उनका इन्फ्लुएंस था 13th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 1300 से लेकर 1400 एडी तक आपके पंजाब में खूखा ट्राइब का आपको इन्फ्लुएंस मिलने वाला है। घकार्स करके एक ट्राइब हुआ करती थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी। उनका एक पर्टिकुलर चीफ का नाम दिया है कमाल खान घाकर। इनका काम था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जो टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट करना। इनके पावर को देखकर मनसबदार दिया गया था और अकबर ने इनको मनसबदारी दे दी थी। याद करिए, हमने मनसबदारी भी डिस्कस की है, हमने जात के बारे में भी डिस्कस किया था, मनसब के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने बताया था किस तरीके से वो इक्ता सिस्टम से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। साथ में आप देखिए मुल्तान और सिंध की बात करें तो वहां पर भी कुछ ट्राइब्स पॉपुलर थी, जैसे लंगाह करके एक ट्राइब थी, एक अरघुन करके एक ट्राइब थी जो कि काफी ज्यादा डोमिनेट करती थी उस एरिया में। ये आपको देखने मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखने मिलने वाला है कि मुगल्स को इनको कंट्रोल करने में काफी परेशानी होगी, लेकिन फाइनली मुगल्स जो आपके लगाज और अरगुन्स हैं जो मुल्तान और सिंध में है, इनको अपने अंदर कंट्रोल में लाएंगे, उनको सबड्यू कर लेंगे, इनको अपनी अथॉरिटी के अंदर एस्टैब्लिश कर लेंगे। बलूचीज भी एक स्पेशल ट्राइब थी
जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब आपको, जब एंग्लो अफगान वॉर होती है तब बलूची का, एंग्लो सिंध वॉर में और एंग्लो अफगान वॉर में बलूचीज का जिक्र आता है, बलूचीज की कुछ ट्राइब्स है उनका डिस्कशन होता है। आप देखने वाले नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, काफी पावरफुल हो जाएंगे। इनके बीच जो आपकी मेजर जो ट्राइब है वो काफी छोटे छोटे क्लैंस में, काफी छोटे छोटे परिवारों में बटी होती थी, और हर क्लैन या हर परिवार का आप देखने वाले एक चीफ होगा, तो अलग से चीफ होते थे और वो सारे चीफ मिलकर अपनी एक ट्राइब बनाते थे। उसी तरीके से वेस्टर्न हिमालयस के आसपास के इलाके की हम बात करें, वहां पर भी आप देखने वाले हैं गिलगित बाल्टिस्तान है, या फिर और सुलेमान हिल्स के आसपास और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपका जहां पर पामेन नॉट है, वहां पर भी ये जो आपके वेस्टर्न हिमालयस का इलाका है वहां पर भी आपको देखने मिलेगा शेपर्ड ट्राइब्स मिलेंगी जिनका नाम था घड़ीस। यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स हमने डिस्कस की। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है आपका, वहां पे आपको नागाज और अहोम्स का साम्राज्य या फिर उनका डोमिनेंस देखने मिलने वाला है। तो पंजाब की बात करें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वेस्ट हिमालयंस की बात करें, बलूचिस्तान की, सिंध की, मुल्तान की, कहीं की भी आप बात करें, हर जगह आपको ट्राइब्स देखने मिलती हैं। ये हमें किताब में बताया जाता है। हम मैप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से आपको कोलीज के बारे में बताया। ये जो कोलीज हैं हम आगे पढ़ेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़े से पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में आपको मिलने वाले हैं। साथ में भील मिलने वाले हैं जो आपके कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके में थे। गोंड मिलने वाले हैं जो गोंड आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाके में होने वाले हैं। कोंड मिलने वाले हैं जो आपके आंध्र प्रदेश के आसपास के और छत्तीसगढ़ के आसपास होने वाले हैं। कोयल्स, इस तरीके के बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे, हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। चिरोज के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि इनका भी जिक्र, इनका भी डिस्कशन आने वाला है। गोंड का, चिरोज का डिस्कशन आने वाला है। यहाँ देखिए मैंने आपको जो अर्गुन्स और लंगास बताए जो आपके सिंध और मुल्तान के इलाके में। आगे इस तरफ आप देखेंगे बलूचीज का भी कंट्रोल हुआ करता था, ये भी हमने बताया आपको। हमने आपको नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के आसपास के जो ट्राइब्स है उनके बारे में बताया। हमने आपको अहोम्स के बारे में भी बताया और नागास के बारे में भी बताया। तो ये तमाम ट्राइबें अपना अपना एरिया में, अपनी अपनी टेरिटरी में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रही थी। आप देखिए आज के समय में जो बिहार और झारखंड का इलाका है वो आपके चिरो चीफ्टेंस के अंदर आता था। जो चिरो आपके राजा है, जो सरदार है, उनके अंडर में आता था। मैंने आपको मैप में समझाने का प्रयास किया था कि चिरो कहां पर है। तो ये झारखंड और बिहार के आसपास के इलाके की बात है। और 12th सेंचुरी में चिरो जो है, चिरो ट्राइब जो है वो इफेक्टिव हो जाती है, वो रोल प्ले में अब आती है। आप देखेंगे राजा मान सिंह के बारे में मैं बात करूं तो राजा मान सिंह एक काफी इंपॉर्टेंट और फेमस जनरल थे जिन्होंने चिरोस पर अटैक करके उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाई थी, उनको सबड्यू किया गया था। आप देखने वाले हैं इनसे काफी भारी मात्रा में बूटी का अर्थ होता है पैसे वसूले गए। और जो वॉर, जब लड़ाई होती है उसके बाद जो लूटपाट, जो आपसे एक ट्रीटी करके या फिर आपसे जो वॉर कंपनसेशन मांगे जाते हैं, उस तरीके की चीज हुई। उसके बाद भी आप देखने वाले इनको फाइनली आप पूरी तरीके से सबड्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्राइबल रीजन में रह रहे हैं। ट्राइबल रीजन में इनका, अकबर का जो है वो टोटल कंट्रोल नहीं रहने वाला। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। हम औरंगजेब के टाइम की बात करें तो औरंगजेब के टाइम पर भी चिरोज जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर या फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरह बने हुए थे। यहां पर आप देखने वाले बहुत सारे फोर्ट, बहुत सारे किले जो चिरोज ने बनाए थे उनको सब्जुगेट करते हैं, ये भी आपको देखने मिलता है। साथ में आप मुंडाज और संथाल्स की बात करें तो ये उड़ीसा और बंगाल के आसपास के इलाके में आपको देखने मिलने वाले हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ करती थी। हम यहां समझते हैं क्लैन के बारे में। आखिर क्लैन क्या होता है? तो क्लैन क्या है? एक परिवार होने वाला है, एक परिवार के सारे सदस्य होंगे, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड होगा जो अपना डिसेंट या फिर अपना जो भी राज है उसको एंसेस्ट्रल तरीके से क्लेम करने वाला है कि फादर, उसका सन, इस तरीके से चीजें चलने वाली हैं, उसको आप क्लैन कहते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की क्लैन लॉयल्टी हुआ करती थी और आपको किनशिप देखने मिलेगी। भाई भतीजे साथ में एस्टैब्लिश करते थे अपने ट्राइबल सोसाइटीज को और एक्सपेंड किया करते थे। याद करिए मैंने आपको कोलीज के बारे में बताया था, कोलीज के बारे में भी हमें किताब बताती है। कोलीज आपको बताया जाता है कि महाराष्ट्र के आसपास के इलाके, कर्नाटक के आसपास के इलाके में आपको कोलीज देखने मिलने वाले हैं, विराट्स देखने मिलने वाले हैं और भी अलग तरह की ट्राइब्स आपको देखने मिलने वाली। साथ में जो आपके कोलीज हैं उनका एक्सटेंट गुजरात तक था, यह भी हमें किताब से पता चलता है। साउथ की बात करें तो साउथ में आप देखेंगे कुरागास के बाद विटार्स, मराबार्स, इस तरीके के आपको अलग अलग ट्राइब्स और भी अन्य ट्राइब्स आपको साउथ में देखने मिलेंगी। भील की बात करें हम तो भील आपके सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने मिलने वाले हैं। आज का जो एमपी का एरिया है, गुजरात, राजस्थान के इलाके में आपको भील मिलते थे। भील के साथ आप देखने वाले हैं बाद में 16th सेंचुरी के आसपास ये पावरफुल हो जाएंगे। ये एग्रीकल्चर में अपना काम देंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, सेटल्ड इकोनॉमी में या सेटल्ड सोसाइटी में एक रहने लगेंगे, जिसकी वजह से बाद में ये पावरफुल जमींदार के तौर पर आगे आने वाले हैं, आगे सोसाइटी में इमर्ज करने वाले हैं। भील में आप देखने वाले हैं इनके क्लैन के बारे में बात की जाती है।
कुछ ऐसे भी क्लैंस थे जो हंटर एंड गैदरर ही बने रहे, उनने सेटल्ड सोसाइटी या सेटल्ड एग्रीकल्चर करने का प्रयास नहीं किया, वो तब भी अपने लाइफस्टाइल में हंटिंग गैदरिंग का ही काम चलाते रहे। एक और ट्राइब जिसकी हमें बात करनी जरूरत है वो है आपके गोंड्स। आप देखने वाले गोंड जो है आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में आपको देखने मिलते हैं, और आज भी आपको ये प्रजाति, ये जनजाति आपको देखने मिलेगी। अब हमें बताया जाएगा नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में। ये कौन होते हैं? खाना बदोश चरवाहा। खाना बदोश आपने गाना सुना होगा, खाना बदोश काफी अच्छा गाना था लंदन ड्रीम्स का। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा आदमी जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिसका अपना खुद का घर नहीं है, वो बस घूमता रहेगा बंजारों की तरह, एक जगह से दूसरी जगह, ए से बी तक जाता रहेगा, बी से सी तक जाता रहेगा, और ऐसे वो अपना जीवन काटता है। तो आप नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में इस किताब से सीखेंगे, आपको पता चलेगा ये अपना जीवन कैसे जीते थे। इनके पास जानवर हुआ करते थे जिनसे ये जो है मिल्क और जो भी उनके पेस्टोरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे अपना जीवन यापन करते थे, उनको खाकर जिंदा रहते थे। साथ में आप देखने वाले हैं जो भी आपके जानवर होंगे उनसे आपको वूल मिलने वाला है। याद करिए, हमने 6th क्लास की साइंस में आपको वूल के बारे में बताया है, एनिमल फाइबर जो होता है वूल, उसके बारे में हमने 6th क्लास एनसीईआरटी में समराइज करके बताया है। यहाँ पर आपको वूल मिलने वाला है, घी मिलने वाला है और मिल्क मिलने वाला है। ये सारी चीजें नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एक्सचेंज करेंगे। आप खुद सोचिए इनके पास देने के लिए क्या है? इनके पास देने के लिए जानवरों का ऊन है, घी है या दूध है, और इसी चीज को वो किसी भी गांव में जाकर देते थे, और वहां से वो आपके लिए अनाज लेकर आएंगे, कपड़े, बर्तन और भी अन्य चीजों का ये व्यवस्था बनाते थे, ये सामान देकर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर आपको एक बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल देखने मिल रहा है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सामान भी बेचा और खरीदा करते थे। जहां इनको समझ में आता था कि कुछ पैसा बन सकता है, वहां पर वो सामान वहां से लेकर दूसरी जगह बेच दिया करते थे जहां उस सामान की ज्यादा कीमत। इस तरीके का पूरा सिस्टम चलता था, और ये ट्रांसपोर्टेशन करते थे। जानवर, जो उनके पास जानवर हुआ करते थे, चाहे आप घोड़ा गाड़ी है या फिर बैलगाड़ी है, उस पर सामान रख के ये एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। अब हम बात करें नोमैड्स के बारे में, तो नोमैड्स भी आपको मैंने बता दिया एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उनका एक ही काम था, एक जगह से दूसरी जगह अपने पूरा जो झुंड का झुंड है उसको लेकर जाना, अपना पूरा जो हर्ड है मवेशियों का उसको लेकर चलते थे। आप देखने वाले हैं ये इटरेंट ग्रुप थे, मतलब इनका काम था एक जगह से दूसरी जगह फिक्स टाइम पर मूव करना। इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन हैं, पेडलर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, ये भी इनके साथ हो जाते थे। ये भी ट्रेवल करने वाले हैं और ये जगह जगह पर अपना खेल दिखाने वाले हैं, और ये अलग अलग पेशे करने वाले जो क्राफ्टमैन है। आपने देखा होगा शायद आज से 10-15 साल पहले जो लोहे के आपको जो नाइफ होते हैं, लोहे के नाइफ बनाए जाएंगे, लोहे के सिकल बनाए जाएंगे। सिकल को हम हसिया कहते हैं हिंदी में। आपका सिकल जो आप याद करिए हार्वेस्टिंग में यूज होता है, इस तरीके से होता है, क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है आपको। वो बनाने का काम भी ये किया करते थे, हथौड़े बनाने का काम भी ये किया करते थे। ये सारे जो बंजारे किया करते थे, ये क्राफ्टमैन नोमैडिक तरीके से घूमते थे, और किसी के यहाँ पर भी अपनी भट्टी लगाकर ये सारे क्राफ्ट पर्सन वाले काम करते थे। साथ में आपको एंटरटेनर जो नौटंकी दिखाने वाले, या फिर आप देखने वाले रस्सी पर चलने वाले, इस तरीके से करतब भी दिखाया करते थे। रस्सी पे चलेंगे, आग वाले गोले से निकल जाएंगे, ये सब आपने देखा होगा, आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। याद करिए, एक आग का गोला, यहाँ पर आग जल रही है, उसके बीच में से कूद कर निकल जाते थे। इस तरीके के एंटरटेनमेंट, इस तरीके के खेल भी दिखाए जाते थे आपके नोमैडिक्स के द्वारा। आप देखने वाले जो नोमैड्स और जो आपके इटरनरी ग्रुप्स हैं, इनके साथ एक खासियत ये होने वाली है, ये जगह पर अलग अलग साल में, अलग अलग साल के अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर मिलते थे। इनका कोई ठिकाना ऐसा नहीं था कि यहाँ यही रहने वाले हैं। ये आप देखने वाले बारिश में कहीं रुक जाएंगे, अपना ठिकाना बनाएंगे, बाद में फिर ठंड में कहीं और मूव कर जाएंगे, फिर आगे गर्मी आएगी कहीं और मूव कर जाएंगे। इस तरीके से इनका पूरे साल भर एक फिक्स प्लान होता था, और उसी प्लान के अनुसार ये चला करते थे। आप देखने वाले जो बंजारा हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडर बन जाते हैं। उनको आप ट्रेडर नोमैड्स कहने वाले हैं। ट्रेडर्स भी हैं ये और नोमैड्स भी हैं, मतलब ये व्यापार भी करने वाले हैं और एक जगह टिक के भी नहीं रहने वाले। इनका जो कैरावान होता था, इनका जो काफिला होता था, कैरावान आप समझ गए होंगे, बहुत सारे जो ऑक्शंस, बहुत सारी बैलगाड़ियां जो साथ में चलती थी, वो जो उनका काफिला, जो कैरावान होता था, उसको आप कहेंगे तंदा। ये शब्द आप याद रखें, कभी कभी यूपीएससी सीधे शब्द उठाकर आपसे पूछ लेती है, या फिर इनके लिए आपको ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि द कैरावान्स ऑफ द बंजारास वर नोन एज खंडा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो खंडा नहीं, वो तंदा कहलाते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। याद करिए, हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जब मंगोल इन्वेशन की बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत ज्यादा शंका उमड़ रही थी, बहुत ज्यादा शंका हो रही थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक पीडीएस सिस्टम निकाला था, अपना एक तरीके से मार्केट को कंट्रोल करने का सिस्टम निकाला था। वहां पर उसने आर्मी को सैलरी कैश में देने का काम चालू किया था, और साथ में जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्राइस फिक्स कर दिया था, और जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका भी प्राइस फिक्स कर दिया था। याद आ रहा है आपको? वहां पर आप देखेंगे आपका जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो बंजारास का यूज
उन्होंने बंजारास का यूज किया था आपके ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक सिटी से दूसरी जगह सिटी तक उन्हें बंजारास का यूज करके ग्रेन्स ट्रांसफर कराए थे। जहांगीर भी अपने मेमोयर में अपनी जो एक डायरी लिखा करते हैं, याद है हम डायरी लिखते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो दिन भर जो हुआ वो एक डायरी में लिखते हैं रात को। इस तरीके से आपको जहांगीर के बारे में, जहांगीर के मेमोयर में ये समझ में आएगा कि बंजारास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जहांगीर के टाइम पे। ये अनाज को कैरी किया करते थे अपनी बैलगाड़ियों में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा करते थे। एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर बेचा करते थे। जहांगीर हमें यह भी बताते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करते थे खाने का अनाज जब लड़ाई होती थी, जब मुगल साम्राज्य, जब मुगल फौज कहीं किसी मिलिट्री कैंपेन में जाती थी तो वहां पर भी आपके बंजारे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे फूड ग्रेन सप्लाई करने में। आप देखने वाले हैं बड़ी बड़ी आर्मीज जब जाती थी कैंपिंग पर तो उनके लिए लगभग 1-1 लाख बैलगाड़ियों तक लग जाती थी आपके फूड ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैनल था, कितना बड़ा नेक्सस था और कितना शानदार नेटवर्क हुआ करता होगा बंजारास का। यहाँ पर आपको एक पीटर मंडी जो कि इंग्लिश ट्रेडर हैं वो हमें बताने वाले हैं बंजारास के बारे में। किताब में इनने चर्चा की है और इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। पीटर मंडी 17वीं सेंचुरी के आसपास के इंग्लिश ट्रेडर हैं। ये हमें बताते हैं कि सुबह होते ही आप देखने वाले हैं बंजारास का एक टंडा, आप समझिए टंडा मतलब एक ग्रुप ऑफ कैरावान देखने मिलने वाला है जिसमें लगभग 14,000 बैलें हैं। जो बैल का जोड़ा है लगभग 14,000 बैलें हैं जो कि ग्रेन से लदी हुई हैं। उनका जो कैरावान है उसमें आपको खाने का अनाज मिलने वाला है, चाहे गेहूं हो या फिर चावल। आप देखने वाले हैं जो बंजारा है वो अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को, ये सबको साथ में लेकर चलते थे। ये कोई भी वहां पर गांव में कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। ये अपना देश, अपनी वाइफ, अपने बच्चे सबको साथ में लेकर चलते थे कि तू भी चल मेरे साथ। आप देखने वाले हैं एक टंडा जो होने वाला है उसमें बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी। ये हमें पीटर मंडी बताते हैं। आपको बताने वाले किस तरीके से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह और इनका लाइफ कैसी होती थी। इनका जीवन जीने का तरीका यही था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। इनके खुद के जो आपके बैल के जोड़े होंगे उसके मालिक ये खुद हुआ करते थे, ये किराए के बैल यूज नहीं करते थे। और साथ में आपको देखने मिलने वाला है कभी कभी जो मर्चेंट्स हैं आपके वो हायर करेंगे बंजारास को कि भाई साहब आप जा रहे हैं वहां तक, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप मेरा सामान लेकर चले जाइए। उस तरीके से एक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया करते थे बंजारास। और जनरली जो बंजारास है वो खुद ही मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो खुद ही ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो वो खुद ही अपना माल भी ले जाया करते थे और कभी कभी दूसरे मर्चेंट्स का भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। यहां पर पीटर मंडी हमें एक और बात बताते हैं कि ये अनाज खरीदते थे जहां सस्ता मिल रहा है। मान के चलिए एक जगह अनाज का दाम है 10 रुपए, वो वहां से अनाज खरीद लेंगे और जब वो दूसरी जगह जाते हैं जहां पर वो अनाज 12 या 15 रुपए का है तो वहां पर वो बेच देते थे। इस तरीके से वो अपना जीवन चलाते थे। आप देखेंगे जब वहां पहुंचते थे उसके बाद वो वहां से कोई सामान खरीदेंगे और वहां से फिर वापस तीसरी जगह जाएंगे और वहां उसको बेच के पैसे कमा लेंगे। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता था। यहाँ बताया जाता है जो आपकी कैरावान है, जो आपका तंदा है, उसमें आप देखने वाले हैं 600 से 700 लोग हुआ करते थे एक तंदा या एक कैरावान में। आपको इतनी बड़ी जनसंख्या मिलने वाली है, 600 से 700 लोग मिलने वाले हैं। आपको देखने मिलने वाला है वो एक दिन में सिर्फ 6 से 7 मील ही चला करते थे, वो भी दिन ही दिन में और ठंडे वेदर में। अगर ज्यादा गर्मी होती थी तो वो ट्रेवल नहीं करते थे, वो अपने टेंट लगाकर आराम करना पसंद करते थे। तो एक दिन में 6 से 7 किलोमीटर ही 6 से 7 मील ही चला करते थे। यहां मैं आपको माइल्स के बारे में बता दूं तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। तो ये आपको कभी भी कन्वर्शन में अगर आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखने वाले हैं ये अपने अगर कहीं पर भी आराम करेंगे, कहीं पर भी अपना टेंट लगाएंगे तो वहां पर अपना जो बैल है उन बैलों को अनलोड कर देंगे, उनको गाड़ी से अलग कर देंगे और उनको फिर फ्रीली ग्रेस करने के लिए छोड़ देते थे। पीटर मंडी ये बताते हैं कि जब वो ग्रेस करते थे तो कोई भी उनको नहीं रोकता था, कोई भी ये नहीं कहता था अरे ये हमारा जमीन पर ये ग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो, इनको हटाओ। इस तरीके की बात पीटर मंडी को देखने नहीं मिलती। आपको ये भी बताया जाता है बहुत सारे जो पेस्टोरल ट्राइब्स हैं वो अपने जानवर भी बेचा करते थे। वो जानवरों को रेयर करेंगे, मतलब जानवरों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जानवरों को बेचेंगे। जानवरों में पर्टिकुलरली जो कैटल्स हैं, जो आपके मिल्किंग कैटल्स होंगे उनको, या फिर वूल देने वाले कैटल्स को, या फिर घोड़ों को। आप समझ सकते हैं घोड़ों की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। याद करिए हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है किस तरीके से घोड़ों का ट्रेड होता था। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ हॉर्सेस। तो यह आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर के डिस्कशन में कि लगभग 30,000 रुपए एनुअली कमाए जाते थे काबुल में सिर्फ हॉर्स ट्रेड करके। आप समझ रहे हैं उस टाइम 1300 एडी के टाइम पे, 13th सेंचुरी के टाइम पे मैं आपसे कह रहा हूं 30,000 रुपीज एनुअली कमाए जा रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस समय। आप देखने वाले हैं जब ये घोड़े बेचने वाले हैं और ये जानवर बेचने वाले हैं तो ये प्रॉस्परस होंगे, इनके पास भी काफी अच्छी सारी आमद होती थी, ये भी पैसे वाले थे।
उसके साथ आप देखेंगे कुछ छोटे मोटे पेडलर्स भी, जो पेटी पेडलर्स हैं, वो भी ट्रैवल किया करते थे। एक गांव से दूसरी जगह घूमते रहेंगे या ट्रैवल करते रहेंगे। ये अपने जो भी छोटे मोटी चीजें हैं, चाहे आप रस्सियां बेचेंगे, रीड या स्ट्रॉ मैट्स होती हैं, दरियां बनाई जाती हैं, चटाइयां बनी जाती हैं। स्ट्रॉ आप समझ चुके होंगे, जो आपकी घास फूस की, या फिर रीड जो होता है, रीड एक ऐसे टाइप का घास होता है जो लेक या पॉन्ड के पास उगता है, तो वो भी एक तरीके का घास हुआ। उसकी जो बनी हुई चटाइयां हैं वो बेचा करते थे। आपके जो कोर्स सैक है, जो आपके थैले होते हैं, जो आपके बोरे होते हैं जिनमें आप अनाज रखते हैं, वो बेचा करते थे। इस तरीके से आपको नोमैड्स के साथ, आपको बड़े मर्चेंट्स के साथ पेटी ट्रैवलर्स भी दिखाई देंगे, पेटी आपको मर्चेंट्स भी दिखाई देंगे, जो छोटे मोटे पेटी पेडलर्स हैं वो भी देखने मिलेंगे। कभी कभी मेंडिकेंट। अब मेंडिकेंट का मतलब हम समझे तो मेंडिकेंट वो होते हैं जो भीख मांगते हैं, जो बेगिंग करते हैं, उनको मेंडिकेंट कहते हैं। तो ये जो मेंडिकेंट होते थे ये भी एक्ट करते थे जैसे कि ये वेंडरिंग मर्चेंट्स हैं, ये ऐसे कोई व्यापारी हैं जो खो गए हैं या जिनको किसी ने लूट लिया है, इस तरीके से एक्ट किया करते थे, और इसकी वजह से इनको भी कभी कभी पैसा या खाना वाना मिल जाता था। तो आपके जो बेगर्स हैं, मेंडिकेंट्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं मर्चेंट्स की तरह एक्ट करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा डाइवर्स रोल थे आपके बंजारास के, या फिर जो नोमैडिक ट्रेडर्स थे उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था। चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें या जहांगीर की, दोनों ने काफी अच्छे से बताया है। साथ में पीटर मंडी ने भी हमें यह समझाने का प्रयास किया है। आप देखने वाले हैं वहां पर कुछ कास्ट भी थी। यहां पर पर्टिकुलर कास्ट होने वाली एंटरटेनर्स की, जिसको आप भांड कहते थे। आप याद रखें, ये भांड करके एक शब्द यूज किया जाता था, और इन भांडों को, जो आपके भांड, जो एंटरटेनर्स रहने वाले हैं, ये अलग अलग करतब दिखाएंगे, एक्टिंग करेंगे, डांस करेंगे, इनको आपका जो गांव है उसके बाहर सेटल करा दिया जाता था। कभी भी इन भांडों को गांव के अंदर सेटल नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो आइडियाज है, ये काफी डिफरेंट होते थे, और जो विलेजर्स हैं उनको ये डर लगता था कि कहीं ये आपकी विलेज की सोसाइटी को या टाउन की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस ना कर दे नेगेटिवली। यहाँ पर आप देखने वाले ये जो एंटरटेनर्स हैं, ये जो भांड हैं, ये अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में जाएंगे, और अपने कर्तव्य दिखाकर पैसे कमाएंगे, अपनी रोजमर्रा का जीवन यापन करेंगे, अपना खर्चा उठाएंगे, अपने बिल्स भरेंगे। आगे हम इस पेंटिंग में देखने वाले हैं किस तरीके से भील्स को दिखाया गया है कि एक हिरण को मार रहे हैं, रात के अंधेरे में शिकार कर रहे हैं। तो ये भी काफी हुनर वाली बात है। वहां पर नाइट विजन गॉगल्स नहीं लगाए हुए ये, तब भी ये रात को शिकार करने में काफी ज्यादा सक्षम है, काफी ज्यादा तैयार है। ये देखिए, एक बंदा एक हिरण को मार चुका है, और भी 2-4 हिरणों को मारने की व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये आग जलाकर यहाँ खाना बनाने की तैयारी हो रही है, मीट बनाने की तैयारी हो रही है। साथ में आप देखते हैं एक कुटिया कोंड करके एक ट्राइब है उड़ीसा की। कुटिया कोंड जो आपकी ट्राइब है, वो ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल वहां से आपको देखने मिलता है। ये देखिए कितनी शानदार, कितने नायाब तरीके से ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल बनाया है। उसके ऊपर के आपको जो ये टेक्सचर है, जो स्केल्स हैं, वो बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहे हैं। आप देखें, एक चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स जो इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको समझ में आने वाला है। जो बाहरी दुनिया है, चाहे आप चाइना की बात करें, चाहे आप बात करें सेंट्रल एशिया की, जो सिल्क रूट है तमाम, उस पूरे को कंट्रोल कर रहा है आपके मोबाइल ट्रेडर्स। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से ये सामान इकट्ठा करने वाले, अलग अलग तरीके के नट्स इकट्ठे करेंगे और भी तमाम चीजें लोड करते थे, और अपने कैमल के कंधों पर रख के निकल जाते थे। आप देखेंगे ये सेंट्रल एशिया तक ट्रैवल करने वाले हैं, अपने गुड्स ले जाकर इंडिया से जाने वाले हैं। और ये बंजारे आप देखने वाले हैं और भी चीजें करेंगे, जैसे कि ये लोकल मार्केट से, जो आपकी लोकल मार्केट्स है, वहां तक अपना माल पहुंचाया करते थे। तो इनकी जो रीच थी, इनकी जो पहुंच थी, आप देखने वाले सिल्क रूट को पूरा कंट्रोल किया करते थे। सिल्क रूट पे इनका माल पहुंचा करता था, इतनी दूर तक इनकी आउटरीच हुआ करती थी। यहाँ पर आपको इस मिनिएचर पेंटिंग में भी देखने मिल रहा है किस तरीके से आपके ये ऊंटों पर सामान को लादा जा रहा है और सामान को कैरावान आगे बढ़ा रहा है। अब सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव आ रहे थे, आपका समाज किस तरीके से बदल रहा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो नई नई जातियां आ रही थी, जो नई नई श्रेणियां आ रही थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। आप देखिए, शुरू में तो बातें सिर्फ वर्ण की होती थी, वर्ण ही चलता था। लेकिन आप देखेंगे जैसे इकोनॉमी में ग्रो होगा, आपकी सोसाइटी बढ़ेगी, सोसाइटी में ग्रोथ देखने मिलेगी, नए नए स्किल्स आने लगेंगे, तो उस हिसाब से आपकी सोसाइटी में वर्ण के आगे भी एक कहानी जोड़ेगी, जिसको आप कहते हैं जाति। वर्ण के आगे आपको जातीज के बारे में समझने मिलेगा, और जो जातीज हैं वो एक नया सोशल सिस्टम बन जाती है, एक नई कैटेगरी बन जाती है, जिसके हिसाब से आपकी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी जाति आने वाली है, जो वर्ण के अंदर से इमर्ज करने वाली है। अगर आपकी क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में भी आपको नाना प्रकार की जातियां देखने मिलेंगी। वैश्य हैं तो वैश्य में नाना प्रकार की जातियां मिलेंगी। शूद्र हैं तो शूद्र में भी बहुत सारी जातियां बट गई, और ये आपका एक नया ऑर्डर बन जाती है, ये न्यू नॉर्मल बन जाती है आपकी सोसाइटी को चलाने के लिए। यहां पर आपको बताया जाता है जो ब्राह्मण्स हैं, उनके बीच में भी नई नई कास्टें इमर्ज करती हैं। न्यू कास्ट अपीयर अमंग द ब्राह्मण्स ऑल्सो। अब ब्राह्मण्स में आज भी देखते हैं कोई सरजूपारी होता है, इस तरीके से और नाना प्रकार के नाम होते हैं, मुझे शांडिल्य होते हैं, सरजूपारी। इस तरीके से आप सोसाइटी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वो कास्टें आज भी आपकी प्रिवेल करती है।
आप देखने वाले एक तरफ तो आपकी ट्राइब्स देखेंगे आप, जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनने भी कास्ट को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। उनने भी अपने अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपनी कास्ट में डिवाइड कर दिया, जाति में डिवाइड कर दिया। और इनके स्टेटस जो है, इनके आपके देखने वाले हैं, जो उनका ट्राइब में स्टेटस होने वाला है, उसी चीज को आप कास्ट बेस्ड सोसाइटी में रिप्लीकेट होता देखेंगे। आप देखेंगे स्पेशलाइज जो आर्टिशंस होते थे, चाहे आप बात करें जो आपके गोल्ड स्मिथ हैं, आयरन स्मिथ हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, या फिर आपके बढ़ई कारपेंटर हैं, या फिर आपके मकान बनाने वाले मेसन्स हैं, इन सबको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा अलग अलग जातियों में। और ये पूरा काम किया जाएगा आपके ब्राह्मण्स के द्वारा। ब्राह्मण्स इनकी अलग से जातियां बनाएंगे। जैसे आपने सुना होगा विश्वकर्मा एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होने वाली है। आप देखने वाले मेसन्स की अलग से कास्ट डेवलप होने वाली है। और यहां पर आप देखेंगे जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ण से। जो वर्ण आपके लेटर वैदिक पीरियड में रिजिडिफाई हुआ था, सॉलिडिफाई हुआ था वर्ण सिस्टम, वो यहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नेक्स्ट लेवल के सब डिवीजन से, एक उससे लोअर लेवल के सब डिवीजन से, जिसको आप जाति कहेंगे। और यही जाति आपकी सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने का, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस बनने वाला है। आप देखने वाले क्षत्रिय जो आपको वर्ण सिस्टम में देखने मिलते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं वर्ण सिस्टम में। उनके अंदर नए नए क्लैंस आएंगे, नए नए परिवार आएंगे, जिसमें राजपूत की मैं बात करूंगा। राजपूत आप देखेंगे, मैंने आपसे चौहान की बात की थी, तोमर की बात की थी, चंदेला, गुर्जर, प्रतिहारा, तमाम लोगों की मैंने आपसे बात कर ली थी। याद करते रहिए, मैं पुरानी जो चैप्टर्स हैं उनको भी बीच बीच में रिवाइज कर रहा हूं। यहां आप देखेंगे 11वीं सेंचुरी के आसपास ये पावर में आते हैं, ये पावरफुल होते हैं, और 12वीं सेंचुरी तक ये पावर में रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आप देखेंगे दिल्ली, अजमेर जैसी बड़ी बड़ी जगह भी चौहान्स के कंट्रोल में थी, तोमर्स के कंट्रोल में थी। आप देखेंगे इनका जो लीनेज है वो वेरिएबल होने वाला है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ जगहों से होने वाला है, चाहे आप बात करें हुनास की, चंदेलास, चालुक्यास। एक बात हमें समझने की जरूरत है, एक समय ये राजपूत जो थे वो भी आपके ट्राइब्स थे। शुरू में ये भी ट्राइब्स थे, लेकिन बाद में जब ये आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आएंगे तो ये भी जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर आप देखने वाले बहुत सारे जो राजपूत के क्लैंस हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और जो आपके राजपूत हैं उनको क्षत्रिय माना जाता है। ये जो आपके पुराने रूलर्स हैं उनको रिप्लेस करने वाले हैं, और आप देखने वाले हैं कैसे अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर एरियाज में। आपको देखने मिलने वाला है जो आपकी सोसाइटी इमर्ज हो रही है, उसमें पर्टिकुलरली जो रूलर्स हैं, जो आपके रूलर हैं, वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं पैसे वाले होंगे और पावरफुल होंगे। इस वजह से वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते थे। आप राजपूत ने पर्टिकुलरली क्षत्रिय क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि वो पावरफुल थे, वो वेल्दी थे। उस हिसाब से उन्हें एक है, तो वो ट्राइब्स, उनके ट्राइब्स में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन बाद में जब वो कास्ट बेस्ड सिस्टम में आएंगे तो वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करते थे वर्ण सिस्टम में। आप देखेंगे ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण सपोर्ट करने वाले हैं बहुत सारी ट्राइब्स को, और वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। जो आपके लीडिंग फैमिलीज होती थी ट्राइब में, जो ट्राइब में आपके सरदार है या सरदार के आसपास का जो परिवार है वो ऊंचे कास्ट को अप्रोच करेगा, वो रूलिंग क्लास में ऐड हो जाएगा। और आपके जो मेजॉरिटी ऑफ कास्ट है, मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स हैं, जो कि आपकी रूलिंग क्लास या फिर आपके जो सरदार हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, उनको लोअर जाति में ऐड कर दिया जाता था जब वो कास्ट सोसाइटी में मिलने वाले हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो आपके ट्राइबल फैमिली के जो लीड कर रहे हैं, जो आपके सरदार हैं और सरदार के परिवार वाले हैं, उनको क्षत्रिय बना दिया जाएगा, और जो आम आदमी, जो आम ट्राइबल्स हैं, उनको आप क्या बना देंगे? उनको आप क्षत्रिय से नीचे चाहे वैश्य या फिर शूद्र बना दिया करते थे। इस तरीके से ब्राह्मण्स सपोर्ट करके कास्ट सिस्टम के अंदर ट्राइबल्स को रिक्रूट करते थे, ट्राइबल्स को कंसोलिडेट करने का काम करते थे। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर डोमिनेटिंग ट्राइब, जो हमने चर्चा भी की आपसे, पंजाब के बारे में हमने, खुखार के बारे में पढ़ा था, हमने और भी सिंध के और मुल्तान के ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। ये सारी जो ट्राइब्स होने वाली हैं, याद करिए मैंने आपको बताया था कि 700 AD के आसपास आपका जो इस्लाम है वो सिंध तक पहुंच जाता है, और जब इस्लाम सिंध तक पहुंच जाएगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, 7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम पहुंचने वाला है तो यहाँ पर आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो आसपास के इलाके हैं ये इस्लाम कबूल लेंगे, ये इस्लाम एज ए रिलीजन अडॉप्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से ये कास्ट सिस्टम से दूर रह जाते हैं और कास्ट सिस्टम को ये नकार देते हैं। इस्लाम में हर आदमी को एक बराबर माना गया है, इक्वालिटी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बेसिक टेनेंट्स में से एक रहा है इक्वालिटी, जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस सोसाइटी के नकार दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कुछ सोसाइटीज में तो कास्ट बेस्ड चेंजेस आए, लेकिन कुछ सोसाइटी में अगर नहीं आए तो उसका क्या रीजन था। यहाँ पर आपको समझ में आता है कि अडॉप्शन ऑफ इस्लाम वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस, जिसकी वजह से कुछ सोसाइटीज में आपको कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस नहीं देखने मिलेंगे। आपको समझ में आएगा जो आपकी अनइक्वल सोशल ऑर्डर था उसको प्रिस्क्राइब किया जाता था सिर्फ आपके ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में, लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में इस तरीके की कोई चीज नहीं थी, और हिंदुइज्म में इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता सारे इलाकों में।
जो भी आपके इलाके हैं उसमें ये सारे आपके पंजाब सिंध और वगैरह इलाके छोड़कर हर जगह पर आपका जो हिंदुइज्म का ऑर्थोडॉक्सी हिंदुइज्म का है जिसमें अलग अलग कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट किया जाता था। आप बात करेंगे 12th सेंचुरी में आपको तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन मिलने वाला है जिसमें डेलिब्रेशन की गई जाति की। डेलिब्रेशन का मतलब होता है चर्चा, आपका डिस्कशन हो रहा है जाति का, जाति के बारे में बात की जा रही है एक सभा में। तमिलनाडु में एक ब्राह्मणों की सभा है जिसमें इस चीज के बारे में चर्चा हो रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में चर्चा हो रहा है। कास्ट का नाम था रथकारास। रथकारा का सही मायने में मतलब होता है, इसका मायना है चैरियट मेकर्स। आप जो रथ बनाते हैं, याद करिए रथ बनाते हैं, राजा जी का जो रथ बनेगा, रथ इस तरीके का आप बनाते हैं और आगे उसके आपका घोड़ा दौड़ता है, तो ये जो रथ बनाने का काम किया जाता है ये आपका कौन करने वाले, रथकारास करने वाले। और ये रथकारास आपके घोड़े दौड़ाने के लिए जो चैरियट बनाए जाते थे उसको बनाने का काम ये रथकारा करते थे। इसके बारे में, इनके पोजीशन के बारे में, इनकी जाति के बारे में डिस्कशन होता है। ये आपको तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में देखने मिलने वाला है। यहाँ पर इनकी जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ रूल सेट किए जा रहे हैं। कैसे? इनके ऑक्यूपेशन में बताया जाता है कि आपको आर्किटेक्चर का काम करना है, आपको कोचेस बनाने हैं, आपको जो रथ बनाने उसकी बात की जाती है, आपको जो चैरियट बनाने वो बताया जाता है। बताया जाता है कि आपको बड़े बड़े गेटवेज इरेक्ट करने हैं मंदिर के लिए, साथ में आपको मूर्तियां भी बनानी जो आपके गेटवेज के ऊपर सजने वाली हैं, गेटवेज के ऊपर मूर्ति आपको देखने मिलने वाली। साथ में इनसे कहा जाता है आपको वुडन इक्विपमेंट्स बनाने हैं जो कि आपको सेक्रीफाइस करने में काम आएंगे। बिल्डिंग्स जो बनाई जाएंगी, आपको मंडप बनाने, याद करिए हमने गर्भगृह की बात की थी, महामंडप की बात की थी, जो आपका वेटिंग प्लेस होता है, यहाँ पर जहां पर डांस या सिंगिंग होती है डेटीज के मंदिर में, उसको आप मंडप या महामंडप कहते हैं। साथ में इनसे ये भी बोला जाता है कि आपको ज्वेलरी बनानी है किंग के लिए, राजा के लिए आपको हीरे जवाहरात जड़ने हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, आभूषण बनाने हैं, ये भी कहा जाता है। ये डेलिब्रेशन हमें जाति के बारे में देखने मिलता है तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में एक सभा के अंदर इस तरीके के डिस्कशन हो रहे थे रथकारास के। अब हम जो मैंने आपको बताया था कुछ ट्राइब्स के बारे में नजदीक से समझेंगे। तो आप नजदीक से देखें तो मैं आपसे गोंड की बात करना चाहूंगा। पहले आप गोंड्स के बारे में देखें तो ये बहुत बड़े रीजन में रहते थे, एक वास्ट फॉरेस्ट रीजन था जिसको आप गोंडवाना कहते थे। गोंडवाना का अर्थ होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जहां पर गोंड रहते हैं, गोंड वहां पर रिसाइड करते हैं, उसको आप गोंडवाना कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उनका जो एग्रीकल्चर का पैटर्न था वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था। आज यहाँ पर उन्हें एग्रीकल्चर किया, कल उन्हें यहाँ इस जगह को छोड़ा, दूसरी जगह पे फॉरेस्ट को काटेंगे और वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे। इसको आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं और झूम एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है, JHUM। ये आपको कहीं ना कहीं एनवायरमेंट वगैरह में पूछ लिया जाता है। आप देखने वाले जो लार्जर गोंड सोसाइटी होगी, जो आपका गोंड ट्राइब्स होंगी, वो डिवाइड थी। बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस में बहुत सारे छोटे छोटे परिवार थे जो आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी को अच्छे से मैनेज करते थे, आपकी गोंड ट्राइब को मैनेज करते थे। और उन क्लैंस के जो आपके हेड होते थे उनको आप राजा या राय कहते थे। आप देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन कर रही थी उस समय भी आपको बड़े बड़े गोंड किंगडम देखने मिलेंगे। गोंड किंगडम उसी टाइम पे बिगिन हो रहे थे, उसी टाइम पे इनका शुरुआत हो रहा था। और आप देखने वाले हैं यहां से जो छोटे छोटे गोंड किंगडम्स हैं उनके ऊपर आपका जो गोंड किंगडम है अपना पावर एक्सरसाइज करेगा, डोमिनेट करना चालू करेगा। अकबरनामा, याद करिए अबुल फजल ने जो किताब लिखी थी, अकबर ने कहा था कि मेरे राज के बारे में लिख दो, तो अबुल फजल जो अकबर के काफी अच्छे दोस्त थे उन्होंने अपनी किताब लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा में आपको अकबर के राइन के बारे में, अकबर के राज के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है किस तरीके से गोंड किंगडम को मेंशन किया गया है। घाट कटंगा, जो घर कटंगा करके एक जगह है, उसको मेंशन किया गया है। बताया जाता है ये जो घर कटंगा का जो साम्राज्य था, जो गोंड किंगडम था, उसमें आपको 70,000 विलेजेस देखने मिलने वाले। साथ में अकबरी नामा में इनके आपके किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसकी भी बात की गई थी, किस तरीके से इनका डिवीजन था। आप देखने वाले गांव को डिवाइड कर दिया गया था, आपके किस किस तरीके से डिविजन होते थे। एक 84 जो गांव डिवाइड कर दिए जाते थे उसको 84 कहते थे। उसके नीचे एक और हायरार्की थी एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको बारोत कहते थे। बारोत में 12 विलेजेस होते थे, उसको आप बारोत कहने वाले हैं। और 84 विलेजेस, 84 को हिंदी में कहते हैं 84, तो आपको 84 देखने मिलने वाले हैं। इस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। इस तरीके से ये 70,000 विलेजेस को अपने अंडर कंट्रोल कर पाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि पेड़ काट दिए जाएंगे, आपके बुशेस काटे जाएंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके यहां पर आप क्या करेंगे, उसको जला देंगे। जलाने के बाद आपको जो राख मिलने वाली है उसको आप यूज करने वाले हैं वहां पर खेती करने के लिए। और जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी, अपनी जो उपजाऊता है, उर्वरता है, उसको मिस कर देगा, उसको लूज कर देगा, तब आप उस जगह को छोड़ देंगे और फिर दूसरी जगह आप प्लांटेशन करेंगे और दूसरी जगह भी ये सेम तरीका इख्तियार करेंगे। मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह रहा था। मैंने आपको बताया अकबरनामा में बताया गया गोंड किंगडम के बारे में कि 70,000 गांव इस किंगडम के अंडर आते थे। आप समझ रहे हैं 70,000 गांव कितनी बड़ी
जगह हो गई, कितना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे जो किंगडम है आपका वो घर में डेवलप था, घर्स में डेवलप था। यहाँ पर सबसे बड़ा जो यूनिट होगा वो घर्स होगा। घर्स में आप देखेंगे इन घर्स को अलग अलग जो आपके गोंड क्लैंस हैं, मैंने आपको बताया फैमिलीज होंगी जिनके जो क्लैन इसको मैनेज करेंगे, उनके जो हेड होते थे उनको राजा या राय कहते थे, वो इन घर्स को मेंटेन करने वाले। उसके नीचे जो होने वाला है उसको आप कहते थे 84 या 84 विलेज का एक ग्रुप होता था, उसको आप 84 कहेंगे जो मैंने आपको बताया। और उसके नीचे जो ग्रुप होता था उसको आप कहते थे भारोत, जिसमें 12 विलेजेस होते थे। और इस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला है गोंड किंगडम का। आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आपका साम्राज्य बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आपकी जो गोंड सोसाइटी है उसका नेचर भी तब्दील होगा, उसके नेचर में भी चेंजेस आने वाले हैं। शुरुआती दौर में आप देखेंगे बेसिकली तो यहाँ पर इक्वल सोसाइटी की बात की जाती है, लेकिन बाद में यहाँ पर इनइक्वालिटीज आने लगती हैं, सोसाइटी में सोशल क्लासेस नाम की चीज एंटर करने लगती है। आप देखेंगे जो गोंड राजा थे वो धीरे धीरे ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज करेंगे, ब्राह्मण्स को आप लैंड ग्रांट्स देने वाले हैं, जिसको मैंने ब्रह्मदया नाम से बताया था। आपको याद करिए, हमने पुराने चैप्टर्स में ब्रह्मदया नाम से चीजें पढ़ी। तो ब्रह्मदया लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे ब्राह्मण्स को, और यहाँ आप देखेंगे ये और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे। आप देखेंगे जो गोंड चीफ है वो क्या करने वाले हैं, वो राजपूत को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, और वो अपने आप को भी राजपूत की तरह मानते थे। वो कहने लगे कि मैं भी राजपूत जैसा हूं, हम भी राजपूत जैसे हैं। आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी, जो अमन दास नाम से एक राजा था, गोंड राजा था, वो घर कटंगा के, उन्होंने टाइटल लिया संग्राम शाह के नाम से। संग्राम शाह का टाइटल इन्होंने इख्तियार किया, उन्हें अपने नाम के आगे ऐड कर लिया, फिर उनका नाम हो गया संग्राम शाह अमन दास। यहां पर आपको समझ में आएगा जो दलपत नाम से अमन शाह का जो बेटा है दलपत नाम से, जो गोंड किंगडम का राजा होगा, दलपत नाम से होने वाला है, वो एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करेगा जिनका नाम है दुर्गावती। ये दुर्गावती जो है ये सलवाहन नाम का एक राजपूत राजा होगा, उसकी बेटी है। ये जो सलवाहन है ये चंदेला राजपूत है जो आपके महोबा के आसपास के इलाके में राज करते थे। आप देखेंगे जो दलपत है, दलपत काफी छोटे समय में काफी जल्दी मर जाता है, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आप देखेंगे रानी दुर्गावती जो महोबा के जो आपके चंदेला राजपूत है उनकी बेटी थी, वो यहाँ पर गोंड साम्राज्य को संभालने का प्रयास करेंगी, अपने बेटे के नाम पर ये राज करेंगी, एज ए रीजेंट राज करेंगी, एज ए गार्डियन राज करने वाली है। बेटे का नाम था बीर नारायण। यहां पर हमें देखने मिलता है किस तरीके से मुगल्स ने हमला किया था आपके गोंड साम्राज्य के ऊपर, और इस चीज को आपको 1565 में मुगल्स और गोंड के बीच में लड़ाई देखने मिलेगी, जिसको असफ खान ने लीड किया था। असफ खान आपके अटैक करने वाले हैं घर कटंगा के ऊपर। यहां पर आप देखेंगे घर कटंगा काफी हिम्मत से लड़ा, जो आपकी रानी दुर्गावती है उनने काफी हिम्मत से लड़ाई की मुगलों से, और फाइनली इन्हें सरेंडर करने से बेहतर समझा मर जाना। ये मर जाती हैं, और साथ में इनका जो बेटा है वो भी बाद में लड़ते लड़ते जो आपके वीर नारायण है वो भी मर जाता है। आप देखेंगे घर कटंगा जो था वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, बहुत ही ज्यादा रिच स्टेट था। उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, आप वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड एलिफेंट को पर्टिकुलरली बेचते थे दूसरे किंगडम्स को। इनका काम था वाइल्ड एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट करना, और इस वजह से काफी अमीर हो गया था। जब मुगल्स गोंड को हराते हैं, गोंड किंगडम को अपने कंट्रोल में लेते हैं, तो एक मोटी रकम यहां से वसूल की जाएगी सिक्कों के फॉर्म में। बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के लिए जाएंगे, बहुत सारे हाथी मुगल्स की आर्मी में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो हिस्सा होता है आपका घर कटंगा का, उसको चंद्र शाह के नाम से, जो आपके वीर नारायण के अंकल हैं, जो चाचा हैं, उनको दे दिया जाता है। और वहां पे आपका जो गोंड साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और फाइनली स्वाइप आउट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं जो आपके बुंदेला और मराठा आने वाले हैं वो गोंड किंगडम को सब्ज्यूम कर लेंगे, अपने अंदर मिला लेंगे। इस तरीके से आपका पूरे गोंड किंगडम की मैंने आपको कहानी समझाई, और आपने जो मुगल इन्वेशन होता है या मुगल इसमें किस तरीके से अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, कैंपेन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया। आगे हम देखें, आगे मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, एक इंस्क्रिप्शन दिया है जो आपका गोंड ने एक दरवाजे पे जो कार्विंग है, जो आपकी गोंड ट्राइब की कार्विंग है बस्तर इलाके में। ये बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके में आपको इस तरीके की बहुत सारी कार्विंग्स देखने मिल जाएंगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हाथी बनाया गया है, बैल बनाया गया है, इस तरीके से अलग अलग जानवर, ये आपको बकरी देखने मिल रही है, और भी नाना प्रकार के जानवर इस तरीके से दरवाजे के ऊपर कार्व किए जाते हैं गोंडों के द्वारा। हमने गोंड के बारे में समझ लिया, अब हम जानते हैं अहोम्स के बारे में। तो अहोम्स के बारे में हमें समझना जरूरी है कि अहोम्स जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली के पास से आते हैं। आज के समय जो म्यांमार का इलाका है वहां से 13 सेंचुरी में आते हैं। 13 सेंचुरी में ये यहाँ पर एंटर करेंगे और ये अपना नया स्टेट बनाने वाले हैं। स्टेट कैसे बनाने वाले हैं? ये आपका जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भूयांस थे आपके, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको सप्रेस करेंगे और धीरे धीरे अपना जो स्टेट है उसको कार्व आउट करेंगे। 16 सेंचुरी के आसपास तक देखने वाले हैं आप, इनका जो एम्पायर है वो और बड़ा बन जाएगा। जो आपके चुटियाज हैं उनके एरिया को भी ये
अपने अंदर एनेक्स कर लेते हैं। साथ में आपका जो कूच हाजो है उस एरिया को भी एनेक्स कर लेने वाले हैं, और इसके बाद आप देखेंगे फाइनली बहुत बड़ा एरिया आपके अहोम्स के अंडर में आ जाएगा। और भी ट्राइब्स को ये सब्जुगेट करेंगे, और भी ट्राइब्स के जो एरियाज है उनको अपने अंदर एनेक्स कर लेते हैं। अहोम्स की एक खासियत ये रहेगी कि ये गन पाउडर और कैनन बनाने में काफी पारंगत हो गए थे, काफी एक्सपर्ट हो गए थे 1660 तक। 1530 की बात करें, बैकग्राउंड में आपका देख रहे हैं 1526 में पानीपत की लड़ाई चल रही, जहां पर बाबर ने कैनन्स का यूज किया था। यहां पर भी आपको देखने मिलेगा अहोम्स ने 1530 में एक्सटेंसिव तौर पर फायर आर्म्स का यूज किया था लड़ाई में और अपना किंगडम बनाने में। अहोम्स आप एक और चीज देखने वाले हैं, जो साउथ वेस्ट का एरिया है वहां से बहुत सारे इन्वेशंस होने वाले हैं अहोम की तरफ। चाहे बात करें मुगल्स की, मुगल्स में पर्टिकुलरली जो एक मुगल के आपके हेड थे मीर जुमला ने अटैक किया था अहोम किंगडम पे, और इसके बाद काफी दिन तक ये लड़ाई चली, काफी ब्रेव डिफेंस भी दिया अहोम्स ने, लेकिन फिर भी ये हार गए। पर सबसे बड़ा चैलेंज था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट आपका कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। तो आप देखेंगे मुगल का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट कंट्रोल ज्यादा दिन तक अहोम के ऊपर नहीं रहता है। अहोम सोसाइटी की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो अहोम स्टेट है वो फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड करता था, फोर्स्ड लेबर किया जाता था, और जो आपके फोर्स्ड लेबर्स रहेंगे उनको पेक कहा जाता था। जो आपके गांव है उनमें आपको बारी बारी से रोटेशन वाइज पेक्स को चुना जाता था, और हर गांव से पेक्स को भेजा जाता था, और इन पेक्स का काम था डैम बनाना, एग्रीकल्चर का काम करना, और भी तमाम जो काम रहते थे उन सब कामों को करवाया जाता था। आप देखने वाले हैं लोगों को हेवीली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरियाज में शिफ्ट कर दिया जाता था। लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट किया जाएगा, वहां उनसे कल्टीवेशन कराया जाएगा, और इस तरीके से वो रेवेन्यू बढ़ाते थे। आपको देखने मिलेगा कि लोगों को हेवी पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम क्लैन यहीं से टूटना चालू होगा। आप देखेंगे इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ना चालू होंगे और ये वीक होना चालू होगा। बाद में 17th सेंचुरी में वापस इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, थोड़ा सा एक हद तक सेंट्रलाइज होता है। हम देखेंगे किस तरीके से ट्राइब्स थी इंडिया में। आप देखिए जहां पर हमें मैप के द्वारा समझ में आएगा, यहाँ पर आपको चुटियाज मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नागा ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्राइब्स थी। साथ में आप देखने वाले हैं और भी जगहें जहां पर ट्राइब्स आपको देखने मिलने हैं। यहाँ पर आपको कूच मिलने वाले हैं, और भी जगहों पर आपको अहोम्स, ये इंपॉर्टेंट जो आसाम के इलाके में आपको अहोम्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से ट्राइब्स आपकी नॉर्थ ईस्ट में डिवाइडेड थी। अहोम की जो आर्मी थी वो आर्मी आपके जो भी अडल्ट मैन होंगे वो अडल्ट मेल सब मिलकर आर्मी बनाया करते थे। जब लड़ाई होगी तो ये सारे लोग लड़ने आ जाएंगे, और सामान्य तौर पर जब लड़ाई नहीं होने वाली है तब ये बिल्डिंग बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, इरिगेशन सिस्टम के लिए काम करेंगे, और पब्लिक वर्क जो है, जो पीडब्ल्यू है, वो करने वाले हैं। आप अहोम्स के बारे में देखें तो उन्होंने एक नया मेथड निकाला था राइस कल्टीवेशन का। राइस को भी एक नए मेथड से ये कल्टीवेट करने लगे। अहोम की सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोशल फीचर्स में हम देखने वाले हैं कि इनकी सोसाइटी क्लैंस में डिवाइडेड थी, अलग अलग फैमिलीज में डिवाइडेड थी, जिनको आप कहते हैं खेल नाम से इनकी जो क्लैंस थे ये डिवाइडेड थे। याद करिए गोंड में भी मैंने बताया था कि अलग अलग क्लैंस होंगे, अलग अलग चीफ्टन्स होते थे जो राजा या राय के नाम से जाने जाते थे। अहोम में उनको खेल कहा जाएगा। यहां पर आप देखने वाले जो आर्टिसंस थे, काफी कम जातियां थी आर्टिसंस की, जिसकी वजह से अहोम को जो आपके आसपास के किंगडम्स हैं वहां से आर्टिसंस को बुलाना पड़ता था। आपके जो खेल हैं ये बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल करने वाले हैं। विलेज को कंट्रोल करने का काम आपके खेल के अंडर होने वाला है। और यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आएगी, जो आपके पीसेंट है, पीसेंट को लैंड दिया जाता था विलेज कम्युनिटी के द्वारा, और जो विलेज कम्युनिटी है इसके पूछे बिना, इसके कंसेंट के, इसकी अनुमति के बिना राजा भी उस पीसेंट से जमीन नहीं छीन सकता था। ये बात आपको विलेज कम्युनिटी की पावर समझ में आती है कि कम्युनिटी के बिना, कमिटी के बिना पूछे हुए राजा भी एक पीसेंट से लैंड नहीं छीन सकता है। आपको पूजा के बारे में अगर करें, वर्शिप के बारे में कहें, तो अहोम अपने खुद के ट्राइबल गॉड्स को पूजा करते थे। लेकिन आगे 17th सेंचुरी में इनका भी ब्राह्मणिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। पर उसके बाद भी अपनी जो खुद की प्रैक्टिसेस हैं उसको नहीं भुलाते, उसको भी वे चलाते रहते हैं। आप देखेंगे 1714 से 1744 के बीच में शिव सिंह करके एक किंग होने वाले हैं, जो कि हिंदुइज्म को एक प्रोमिनेंट रिलीजन तो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कंप्लीटली उस चीज को गिव अप नहीं करेंगे। अपनी जो ट्राइबल गॉड्स हैं, उनकी जो ट्राइबल ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, उनको ये गिव अप नहीं करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। साथ में हिंदुइज्म को भी ये अडॉप्ट कर लेंगे। तो दोनों चीजों को ये बैलेंस करके यूज करते हैं, बैलेंस करके वर्शिप करते हैं। अहोम की जो सोसाइटी थी वो काफी सोफिस्टिकेटेड देखने मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको पोएट्स देखने मिलेंगे, आपको स्कॉलर्स देखने मिलेंगे, जिनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं। याद करिए मैंने प्रशस्ति के बारे में बताया था, तारीफें करो और जमीन पाओ, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट था। आपके जो स्कॉलर्स और पोएट्स जब भी तारीफ करेंगे तो उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाएंगे। थिएटर को एनकरेज किया गया। आप देखेंगे जो ड्रामास वगैरह हैं, एंटरटेनमेंट के सोर्स को भी एनकरेज किया जाएगा आपकी अहोम सोसाइटी में।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो संस्कृत में थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो संस्कृत में थी, उनका ट्रांसलेशन आपको देखने मिलेगा लोकल लैंग्वेजेस में। हिस्टोरिकल वर्क्स आपको देखने मिलेंगे, और यहां पर इनको बुरंजिस कहा जाता है। ये बुरंजिस जो एक हिस्टोरिकल वर्क है, हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, ये भी आपको देखने मिलेगा, जो अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था पहले, और बाद में इसको असमीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं ऑर्नामेंट्स की, कान का जो ऑर्नामेंट है उसकी आप पिक्चर देख रहे हैं। कोबो नागा ट्राइब जो मणिपुर में है, वो किस तरीके के कान में ऑर्नामेंट्स पहनते थे, इसकी ये पिक्चर है। आगे हम बात करेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारे इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है। आप देखिए, हमने यहां पर सोशल चेंज की बात की जो आपके सबकॉन्टिनेंट में हो रहे हैं। हमने पीरियड्स को एग्जामिन करने का कोशिश किया, और हमने देखा शुरुआती दौर में आपकी वर्ण बेस्ड सोसाइटी होने वाली एक तरफ, दूसरी तरफ जो ट्राइबल पीपल है वो कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम के हिसाब से चलने वाले हैं, वो इंटरेक्ट करते थे अपने बीच में, तो एक अलग तरीके से करते थे। साथ में आपके जो वर्ण बेस्ड सिस्टम है और ट्राइबल सिस्टम है, उनका भी म्यूचुअल इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट और डिपेंडेंस देखा हमने। याद करिए, मैंने आपसे बताया था कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस बोथ ऑफ देम एग्जिस्टेड टुगेदर। आपकी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आपकी ट्राइबल सोसाइटी से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी करेगी और डिपेंड भी होगी। ये जो इंटरेक्शंस है, इससे कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका कल्चरल इंटरचेंज भी होने वाला है, और इससे आपकी सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव भी आए। आप देखेंगे किस तरीके से जो आपके ट्राइबल्स हैं उन्हें अलग अलग पेशे, अलग अलग डाइवर्स लाइवलीहुड्स लेना चालू किया, आर्टिसंस बनना चालू किया, और भी तमाम चीजें उन्हें करना चालू की। आप देखेंगे दोनों तरफ की बात करूं अगर मैं, कहीं ना कहीं आप देखें, कहीं पर कास्ट जो आपकी सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो आपके ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और कहीं कहीं आप देखने वाले जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसमें मर्ज हो गए। दोनों चीजें आपको देखने मिलेंगी। याद करिए, मैंने आपसे पंजाब की, सिंध की बात की थी, बलूचीज की बात की थी, जो आसपास के इलाके जिनने इस्लाम को कबूल कर लिया था, वो आपके ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में नहीं मिलने वाले, और दूसरी तरफ आपके दूसरे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी उनमें आपके ट्राइबल्स का आपको एग्लोमरेशन या फिर कॉम्बिनेशन देखने मिलने वाला है। साथ में आप देखेंगे जो ट्राइब्स है उनने कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड्स, जो आपकी स्टेट्स बनानी है जिनमें एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वो आपको देखने मिला। ट्राइब्स के पास भी एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, वेल ऑर्गेनाइज स्टेट हुआ करती थी, चाहे गोंड्स की बात करें या अहोम्स की बात करें, दोनों ने एक वेल ऑर्गेनाइज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बना रखा था। साथ में आप देखेंगे इनका पॉलिटिकल पावर भी बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से जब ये पॉलिटिकली पावरफुल होंगे तो दूसरे इंपॉर्टेंट किंगडम से इनकी लड़ाई होने वाली है, इनको कॉन्फ्लिक्ट मिलने वाला है। चाहे आप बात करें मुगल्स और गोंड्स की, और उसके अलावा आप बात करने वाले अहोम्स की और मुगल्स की, तो सबको आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलने वाला है। अब परंपरा अनुसार आप इस स्लाइड को पॉज करें और इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। ये मैच द कॉलम के फॉर्म में है, आप इनका जवाब लिखें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख दिए होंगे। तो यहां पर आप देखिए क्या क्या दिया है। घरा, याद करिए घर्स क्या है। घर्स आपको मैंने बताया था, ये बेसिक यूनिट है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, गोंड्स के। याद आ रहा है आपको? अब गोंड्स कहां पर है? ये आपके घर कटंगा जो किंगडम था वो गोंड से संबंधित है, तो यहां जुड़ जाता है। तंदास मैंने आपको बताया था, ये कैरावान जो होते थे उनको तंदास कहते थे, नोमैड कैरावान्स को तंदास कहते थे। अब मैं लेबरर्स की बात करता हूं, फिर क्लैंस की बात करता हूं। सिबी सिंह जो आपकी सिब सिंह है, याद करिए सिब सिंह तो अहोम से रिलेटेड थे, तो ये तो सीधा मिल गया। दुर्गावती की बात करते हैं, आपकी दुर्गावती वो कहां से संबंधित थी, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। साथ में आपको जो क्लैंस है उसके बारे में समझने की जरूरत है, और लेबरर्स के बारे में समझने की जरूरत है। तो आप देखिए, जो आपके लेबरर्स हैं उनको आप पैक कहते हैं, याद आ रहा होगा आपको, लेबरर्स को पैक कहा जाता है। और जो आपके क्लैंस हैं उनको खेल कहा जाता था अहोम की सोसाइटी में। साथ में आप देखने वाले हैं जो दुर्गावती हैं वो भी आपके 84 से संबंधित है। आप दोनों तरफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपके घराज हैं, अगर आप घराज को 84 से कनेक्टेड है, क्योंकि घराज भी 84 से कनेक्टेड है, साथ में आपके घराज घर कटंगा से भी कनेक्टेड है। और अगर आप चाहें तो दुर्गावती को भी यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो 84 से या फिर घर कटंगा से, दोनों तरफ से। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी बेस्ट अमंग द मोस्ट एप्ट आंसर्स पूछने वाली है, तो आपका जो घरा है उसको आप 84 से जोड़ने वाले हैं, 84 से 84, और यहां पर आप जो आपकी दुर्गावती है, जो रानी दुर्गावती है, दुर्गावती को आप जोड़ने वाले हैं घर कटंगा से, क्योंकि एक घर कटंगा की रानी थी। तो यहां पर आपको मोस्ट फीजिबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स मिल गए। तो ये था हमारा डिस्कशन। हमने मैच द कॉलम कर लिया, हमने तमाम पढ़ दिए हैं ट्राइबल्स, जो आपके ट्राइब्स थे, चाहे आप कोलीस की बात करें, गोंड की बात करें, अहोम्स की बात करें, या फिर और भी तमाम ट्राइब्स की बात करें, हमने सारी ट्राइब्स यहाँ पर डिस्कस कर ली है। हमारा 7 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।